हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। आज का वीडियो साइंस का वीडियो होने वाला है, विज्ञान का वीडियो होने वाला है। क्लास 10th, अगर आपने अभी तक कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने साइंस को उठाकर भी नहीं देखा है, तो आपके लिए वीडियो होने वाला है। अगर आपने हल्की फुल्की तैयारी कर रखी है तब भी आपके लिए वीडियो होने वाला है। और अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हो तब भी आपके लिए वीडियो होने वाला है। सब कुछ कराने वाले हैं। एक महीना हमारे पास बचा हुआ है, एक महीने में सब कुछ करवा देंगे। क्लास 10th कंप्लीट करवा देंगे, क्लास 10th कंप्लीट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे के सारे सब्जेक्ट हम लोग उठाने वाले हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके। इसी के अलावा हमारा एक ऐप भी है, एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप। यहाँ भी आप लोग सभी आ जाना। यहाँ पर भी तैयारी करवाई जा रही है, पीडीएफ दी जा रही है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कंप्लीट क्लासेस चल रही है आप लोगों की। ओके। वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो आप लोग सभी डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से यूज करना है ऐप को, सब समझा देंगे। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें वीडियो को। सभी लोग समझदार हैं, सभी को पता है हमारा हमारा चैनल कितना इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड में। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो आप लोग सभी ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको 2023 का जो पेपर है उसको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, 2023 का। फिर 2022 का पूरा करना है, फिर सैंपल पेपर आपको करना है। ठीक है। इतना 3 कर लोगे तो क्या हो जाएगा भैया, आप लोगों के आराम से 60-70% बन जाएंगे। अगर अच्छे से समझ समझ के किया और हमारे साथ किया तो बिल्कुल बनेंगे आपके 70%। ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों पेपर्स हैं। देखिए, परीक्षा बोर्ड अगर आप लोग खोल लेना, आप लोग सभी वहीं से हम लोग करवाने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर पीडीएफ दे रहे हैं। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले सभी के लिए वीडियो होने वाला है। सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना। हिंदी मीडियम वाले आप लोग परीक्षा बोर्ड खोल के बैठ जाना, हम लोग बहुत सारी चीजें हिंदी मीडियम में बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो मेनली ये वीडियो होने वाला है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी बहुत फायदा उठा सकते हैं इस वीडियो से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा 22वां क्वेश्चन, जो कि बोलता है ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। 48वें पेज से स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 4 नंबर में क्वेश्चन आया था कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम का अच्छा सा डायग्राम बना दो। ठीक है। तो नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लो। तो देखिए, आपको इस तरीके से बनाना रहेगा डायग्राम। तो इसमें आप सभी को आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, हम आपको ट्रिक से याद करवा देंगे सब कुछ। देखिए, ट्रिक क्या है। माई स्टोमक लव्स ग्रेप्स पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी लेट्यूस। मेरा पेट किसको प्यार करता है, ग्रेप्स, पाइनएप्पल्स, स्ट्रॉबेरी और लेट्यूस को प्यार करता है। इसको कैसे याद करेंगे। एम से आ जाएगा माउथ, स्टोमक से स्टोमक, लव से आ जाएगा लीवर, जी से आ जाएगा गाल ब्लेडर, पाइनएप्पल से कैसे याद करेंगे, पेनक्रियास को याद कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी से क्या याद करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन याद करेंगे। और एल से क्या याद करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन याद करेंगे। ठीक है। अब आपको समझा देते हैं। अब आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिख रही है, लेकिन सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो हमने हाईलाइट कर दिए उनको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, टाइम बचे तो बाद में कर लेना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब यहाँ पर टिथ और टंग मतलब हमारा दांत और जुबान, दोनों की जगह पे आप डायरेक्ट माउथ लिख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा लीवर आपको लिखना जरूरी है, गाल ब्लेडर लिखना जरूरी है, स्टोमक लिखना जरूरी है, पेनक्रियाज लिखना जरूरी है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन लिखना जरूरी है। ठीक है। और ओसोफेगस भी आप लिख सकते हो। ओसोफेगस, ओसोफेगस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर नहीं लिखते हो तब भी काम हो जाएगा। बट मैं आपसे कहूंगा कि आप लिख देना, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो इसको देखते हैं तो वो आपके नंबर काट सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग इतने सारी चीजें याद कर लेना। अब इसका एक सिंपल डायग्राम है, यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पेनक्रियास कहाँ पर है, स्टोमक कहाँ पर है, लीवर कहाँ पर है। ठीक है। ओसोफेगस कहाँ पर है, गाल ब्लेडर ये छोटी सी दिख रही है ना आपको, ये गाल ब्लेडर है हमारी। ठीक है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से बनी हुई है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। ठीक है। रेक्टम और एनस एंड अपेंडिक्स सब कुछ यहाँ पर है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लोगे तो काम आपका हो जाएगा। चलिए, तो आप सभी को समझ में आ गया, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत इजी है। आप लोग वीडियो को पॉज करो, अच्छे से डायग्राम बनाओ, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। डायग्राम जो इजी लगे वो बना देना, छोटी मोटी हल्की मुल्की मिस्टेक चलती है डायग्राम में। ओके। सो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करना कि अच्छे से अच्छा डायग्राम आप बना के आओ। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़ते हैं। चलो, अगला है ड्रा अ नीट एंड क्लीन लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है। अब हार्ट का डायग्राम बनाएंगे, दिल का डायग्राम बनाएंगे, दिल बनाएंगे। ठीक है। दिल वो वाला मत बना देना आप लोग। ठीक है। वो इंस्टाग्राम के रील में आता है ना लव वाला, उस तरह से मत बना देना। ये इस तरह से मत बना देना आप लोग, ये कोई दिल नहीं होता है। ठीक है। हम बनाएंगे असली वाला दिल। क्या बनाएंगे भैया, हम लोग असली वाला दिल बनाएंगे, जो एक्चुअल में हमारा दिल होता है। चलिए,
तो ड्रा अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट शोइंग इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से हमको दिल बनाना है। ये रहा हमारा दिल। ठीक है, देखिए अपनी जो मुट्ठी होती है, मुट्ठी जो होती है हमारी, मुट्ठी की तरह आपको बनाना है। अगर आप लोग इस तरीके से देखोगे, ठीक है, उंगलियों को सबको ऊपर करके मुट्ठी बनाओगे, तो आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 ये होल्स हो गए, ये पांचवा होल हो गया। फिर 1 2 3 4 इस तरीके से आप लोग याद कर लेना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 इस तरीके से। अब आपको सारे जो नाम है वो सारे के सारे लगभग याद करने ही करने हैं, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी जल्दी याद होता जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा डायग्राम जो है आपको इस तरीके से बनाना है, नाम आपको याद करना है। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हम लोग, 1 मिनट का वीडियो, जिसमें हम इसकी ट्रिक बता देंगे आपको। ओके, लेकिन अभी हम लोग आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इसे अभी प्रैक्टिस करेंगे, पहले डायग्राम बनाना सीखेंगे, उसके बाद आप लोग नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो इन सब का जो शॉर्ट वर्जन रहेगा वो हम आप लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। हम एक शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे जहां पर 1 1 मिनट में सारे डायग्राम करवा देंगे। लेकिन अभी ये जो नाम है, नाम अभी आप डायरेक्ट याद कर लो, अभी हमने ट्रिक बनाई नहीं है। हमको टाइम लगता है ट्रिक बनाने में, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, तो अभी आप लोग डायरेक्ट इनको याद करना, आसानी से हो जाएंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। आई समझ में? तो आप लोग कोशिश करना हो जाएंगे। पहले डायग्राम बनाना सीखना, फिर इसके नाम याद करना। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज कर लेना। आप लोग चाहो तो डायग्राम बनाने के लिए साथ साथ करते रहोगे तो काम आपका होता रहेगा। चलिए, तो हमारे 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब बात करते हैं राइट नेम फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एनी 4 मेंबर ऑफ एल्केन हेलोजीनियस सीरीज। तो आपको किसके नाम लिखने हैं? एल्केन होमोलोजियस सीरीज के नाम, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भैया किस तरीके से लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट कर दोगे। क्या कर दोगे आप लोग? डायरेक्ट इसको कर दोगे, अगर हमारे साथ आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो। देखना, पूरा समझाएंगे अच्छे से व्यवस्थित तरीके से। पेज नंबर क्या है इसका? पेज नंबर देख लेते हैं एक बार। पेज नंबर 41 से चालू हो रहा है चैप्टर। पेज नंबर 41 से चैप्टर चालू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो दिखा देते हैं। आप लोग भी अपनी परीक्षा बोर्ड ओपन कर लेना। ठीक है, परीक्षा बोर्ड अपनी ओपन करके रखना। ये देखिए, यहाँ पर आपको लिखने हैं एल्केन ग्रुप के, होमोजीनियस ग्रुप के नाम। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन आया था। इसके अलावा और भी एक क्वेश्चन आया था 2023 में। चलो उसको बाद में देख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए, आपको कितने नाम बोले? 4 नाम बोले। ठीक है, 4 नाम बोले, तो आप सभी को गिनती आती है? गिनती आती है आपको? गिनती 1 2 3 4। तो जब एक कार्बन होता है तो उसको हम लोग मिथेन बोलते हैं। 2 कार्बन होते हैं तो उसे इथेन बोलते हैं। 3 कार्बन होते हैं तो प्रोपेन बोलेंगे। 4 कार्बन को हम लोग ब्यूटेन बोलेंगे। ठीक है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। अब आपको एल्केन पूछे, याद रखना हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो। तो यहां पर आप लोग एन एन लगा देना। एल्केन में आखिरी में एन आता है ना, तो एन लगा देना, एन। ठीक है, तो गिनती हो गई याद आपको। मिथ से 1, इथ से 2, प्रोप से 3, ब्यूट से 4। ठीक है, अब देखो जो कार्बन होता है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। तो एक कार्बन होगा तो तीनों चारों जगह पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। एक काम करते हैं यार, इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं ताकि हमारी जो पीडीएफ रहे ये व्यवस्थित रहे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग दूसरा वाला पेन यूज कर लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट आप लोग वेट करना, हम आपको बता देते हैं, ताकि ईजी रहे चीज़ों करना हमारे लिए, ताकि हम आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड करें तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। हम अभी हमारा पेन ओपन कर लेते हैं। एक और पेन है हमारे पास भैया, ये लीजिए, हमारा पेन हो गया ओपन। अब आपको इस तरीके से करवा देते हैं। देखिए, कार्बन की होती है, अच्छा कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। कार्बन जो हमारे पास है उसकी 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, तो अगर कार्बन हमारे पास सिर्फ एक है तो 4 वैलेंसी बना दो उसकी, तो हाइड्रोजन लगा देना, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अगर आपके पास 2 कार्बन है तो उनको इस तरीके से जोड़ दो। अब कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, सॉरी, हाँ, 6 हाइड्रोजन लगा दो, फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। 3 कार्बन है तो 8 लगेंगे, देख लेना आप लोग। और 4 कार्बन है तो 10 लगेंगे। ठीक है, ये होने वाला है। तो ये हो गए इनके फॉर्मूले, ये हो गया स्ट्रक्चर, और ये हो गए नाम, और ये हो गए नंबर। आई बात समझ में? इस तरीके से आप लोग करोगे तो पूरे के पूरे नंबर खा जाओगे आप लोग परीक्षा में। ओके, चलिए आगे बढ़े भैया। हो गए भैया तैयार हमारा ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन पढ़ के। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन एल्कीन, एल्काइन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच।
एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, ये आपको बताना है। एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, ये आपको बताना है, और साथ में एक एग्जाम्पल लिखना है। तो देख लेते हैं कहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर हमें नहीं भी मिलता है तो हम आपको ऐसे ही समझा देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये दिया, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13वां है, इसमें इन्होंने बताया है एल्किन और एल्काइन। बाकी और देखते हैं यार, कभी इन्होंने और कोई क्वेश्चन दे रखा हो इसके रिलेटेड, जिसमें हम और अच्छे से समझा सके, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, और 4 नंबर में आपको अच्छे से समझाना जरूरी है। अच्छा, ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। थोड़ी सी पीडीएफ ब्लर हो रही है, लेकिन अगर आपने परीक्षा बहुत परचेज कर रखी है तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, चलिए तो आपको समझा देते हैं। देखिए, हमारे पास 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक हमारे पास होता है एल्केन, सबसे नंबर 1। एक होता है हमारे पास एल्कीन, और एक होता है हमारे पास एल्काइन। क्या होता है, एल्काइन। ठीक है। अच्छा, एल्केन जो होता है ना, यहां पर सिंगल बॉन्ड होती है। कौन सी बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड। और यहां पर डबल बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और यहां पर एल्काइन में क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या लिखोगे, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आपसे सिर्फ ये दोनों पूछे हैं तो आप ये दोनों लिख देना कि भैया एल्कीन हैज डबल बॉन्ड, एल्काइन हैज ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इतना लिख दोगे। एंड इसके बाद आप लोग क्या बताओगे, इसका एक एग्जाम्पल बता देना कि भैया एक कार्बन, एक कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन एक के, ये 3 के बीच में डबल बॉन्ड। अब भैया कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है, इसकी तो आपने 2 ही बनाई, तो एक यहाँ पे बना दो, हाइड्रोजन लगा दो, एक यहाँ पे बना दो, हाइड्रोजन लगा दो, एक यहाँ पे बना दो, हाइड्रोजन लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, हाइड्रोजन। आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन 4 वैलेंसी होनी चाहिए कार्बन की, 1 2 3 4। इसकी देखेंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। इसको देख के फॉर्मूला बना लोगे। सी कितने हमारे पास, 2। हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 4। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, हो गई 4 4 वैलेंसी दोनों की। हाँ, तो C2H2, ये इसका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। बस आपको स्ट्रक्चर लिख देना है, साथ में बॉन्ड्स बता देनी है, और फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ में आ गया, इसका नाम क्या बनेगा, ये 2 है, यहाँ पर कितने, 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, याद है आप सभी को, अभी बताया था हमने। 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं इथ। 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, लास्ट में क्या लगा देंगे, ई एन ई लगा देंगे, ई एन ई लगा देंगे, इथिन बन गया। इस तरीके से एल्काइन जो है, एल्काइन को देख लीजिए, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर भी, तो इथ लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लगा देंगे, वाई एन ई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वाई एन ई, क्योंकि यहाँ पर वाई एन ई आ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम होगा इथीन, इसका नाम होगा इथाइन। इथीन अगर हम लोग ऐसे करके बहुत सारे इथीन बना देंगे, तो इससे क्या बन जाएगा, एक पोली कंपाउंड बन जाएगा। पोली मतलब जिसमें बहुत सारे कंपाउंड छोटे छोटे जुड़े हो। तो अगर हमारे पास बहुत सारी इथीन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, बहुत सारी पॉलीइथीन बन गई है। क्या बन गई है, पॉलीइथीन। और पॉलीथीन क्या होती है, आप सभी लोग जानते हैं पॉलीथीन क्या होती है। ठीक है, थैली। ठीक है, तो ये होता है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन ऐसे बनता है, अगर आपसे कोई पूछ ले पॉलीथीन क्या होता है, तो इस तरह से बना देना, बहुत सारे इथीन ग्रुप, तो उनको बन जाएगा पॉलीथीन। चलिए, तो समझ में आ गया। तो एल्किन और एल्काइन दोनों हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होनी चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो होनी, एक ट्रिपल बॉन्ड तो होनी ही चाहिए। आ गया समझ में, इजी था। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज टूथ डिके अकर ड्यू टू पीएच चेंज, हाउ टू प्रिवेंट दिस, हाउ टू प्रिवेंट दिस। तो ये क्वेश्चन हमारा 27वें का 32वें पेज पे मिल जाएगा। 27वें पे तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, 32वें पेज पे हमको मिल जाएगा। ये कौन सा पेज है हमारा, 32वां पेज तो ये है। ठीक है, 32वां पेज। आप सभी को क्लियर थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा हो तो परीक्षा बोर्ड खोल के बैठ जाना, ये परीक्षा बोर्ड से हमने पीडीएफ बनाई है। ठीक है, बाकी हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा समझाने की। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ डज टूथ टूथ डिके होता है, मतलब हमारे जो दांत होते हैं वो पीएच वैल्यू चेंज होने से कैसे टूट जाते हैं, दांत टूटते हैं ना, कैसे होते हैं, हाउ इट प्रिवेंट, हाउ कैन इट प्रिवेंट, और हम किस तरीके से बचा सकते हैं अपने दांतों को टूटने से, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, उसके बाद आपको समझा देते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है।
आप लोग चाहें तो मन से भी लिख सकते हैं भैया, अगर आपको समझ में आ जाए तो। टूथ डिके टेक प्लेस व्हेन पीएच वैल्यू ऑफ द माउथ बिकम लेस देन 5.5. Enamel of tooth is made up of calcium hydroxyapatite, crystalline form of calcium phosphate, which is insoluble in water. Whereas, as with pH of the mouth falling below 5.5, it start getting corroded, due to which tooth get decay. ध्यान रखना आप सभी लोग पीएच जानते हो, पीएच क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है। हमारे पास एक स्केल होती है, क्या होती है हमारे पास, एक स्केल, ठीक है, जो चालू होती है हमारी कहाँ से, 0 से लेकर तो 14 तक, या फिर हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भैया एक ही, 1 से लेकर 14 तक चालू होती है, ठीक है। तो बीच में क्या आता है हमारे पास, 7 आता है, 7 पे क्या होता है भैया, बराबर बराबर की कंडीशन आ जाती है। तो अगर इधर आता है हमारा एसिड, इधर आता है बेस, तो अगर आपका पीएच वैल्यू, आपके शरीर का पीएच वैल्यू इधर आता है, 7 के इधर आता है, तो मतलब आपको एसिडिटी है, आपका एसिड बढ़ चुका है पेट में, और इधर आता है तो आपकी बेसिसिटी है, बेस बढ़ चुका है, तो आपका जो पीएच वैल्यू होगा उस हिसाब से होता है। तो टूथ डिके टेक प्लेस व्हेन पीएच वैल्यू ऑफ द माउथ बिकम लेस देन 5.5, तो जब आपकी 5.5 से पीएच वैल्यू लेस हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पीएच वैल्यू इससे कम हो जाएगी, मतलब पीएच वैल्यू लेस देन 5.5, ये साइन है हमारा लेस देन का, तो इससे कम हो जाएगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे जो इनेमल्स होते हैं, टूथ इनेमल्स होते हैं ऑफ टूथ इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोसफ्टाटाइट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। हमारे जो इनेमल्स होते हैं, मसूड़े जो होते हैं एक तरीके से, वो जो होते हैं हमारे टूथ के जो मसूड़े होते हैं, इनेमल्स होते हैं, वो किसके किसके होते हैं भैया हमारे, वो होते हैं हमारे कैल्शियम फॉस्फेट के, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं। वेर एज विथ पीएच ऑफ माउथ फॉलिंग बिलो 5.5 इट स्टार्ट गेटिंग कोरोडेड, लेकिन ये भैया हमारे जो इनेमल है, क्या, इनेमल इनेमल जो है वो पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है, पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन क्या होता है, जब पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे चला जाता है, 5.5 से पीएच वैल्यू नीचे चला जाता है, तो ये क्या हो जाता है, इनमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, क्या स्टार्ट हो जाती है, कोरोडेड, कोरोजन मतलब जंग लगना, कोरोडेड होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्या होने लग जाते हैं, कोरोडेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से हमारे जो दांत है वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये एक प्रोसेस है, आप लोग इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो, यहाँ पर हमने बता दिया है, आया समझ में, तो ये था इसका सॉल्यूशन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट टू यूजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको दो दो यूज लिखने हैं, आपको क्या करना है, दो दो यूज लिखने हैं, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा, इनके आपको यूज लिखना है, ठीक है। तो देखिए, बहुत इजी लैंग्वेज में हमने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों को, परीक्षा बोर्ड में थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन हमने यहाँ पे इजी कर दिया। बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, मीठे सोडे को बोलते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा मतलब मीठा सोडा। तो मीठे सोडे के दो यूज बताओ, एक तो जो केक होता है हमारा, केक जो होते हैं उनको फुलाने में काम आता है, फ्लूफी बना देते हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा रिमूव स्टिंकी स्मेल्स, और हमारी जो बदबूदार स्मेल्स होती है उनको भी बेकिंग सोडा क्या करता है, रिमूव कर देता है, क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अब ब्लीचिंग पाउडर की बात कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर मतलब सफेदी, जो सफेद कलर जो क्या करता है, कपड़े को क्या कर देता है, बिल्कुल ब्राइट कर देता है, साथ साथ अगर हम लोग किसी कलरफुल कपड़े में डालते हैं तो उसका कलर भी उड़ा देता है, ये ब्लीचिंग पाउडर का काम होता है। ब्लीचिंग पाउडर मतलब सफेदी, जिसको हिंदी में बिल्कुल बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या करता है, कपड़े को साफ करने में, ब्राइट बनाने में काम आता है, क्लीन क्लोथ्स मेक इट ब्राइट। उसके बाद प्योरीफाई वाटर, पानी को भी ये प्योरीफाई कर देता है और पीने लायक बना देता है, कौन कर देता है, ब्लीचिंग पाउडर, क्या कर देता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको बोलते हैं, पीओपी जिसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमारी जो हड्डियां होती है, इफ ब्रोकन बोन फिक्स ब्रोकन बोन विद कास्ट, मतलब यहाँ पर कास्ट की हेल्प से जो हमारी हड्डियां टूट जाती है उनको जोड़ने में काम कौन आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो लगता है ना पट्टा, ठीक है, तो वो है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, हड्डियां टूट जाती है उसको फिक्स करने में काम आता है। उसके बाद मेक कूल स्कल्पचर्स एंड क्राफ्ट्स, मतलब मूर्तियां और शिल्पकारी का काम जो होता है, ये काम करने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है पीओपी का। मेक कूल स्क्रप्चर्स एंड क्राफ्ट्स, मतलब अच्छे अच्छे कूल फीचर्स वाले स्कल्पचर्स एंड क्राफ्ट्स बनाने में भी ये काम आता है। तो ये हो गया। इसके अलावा वॉशिंग सोडा के ऊपर बात कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा तो आप लोग समझते होंगे, कपड़े धोने वाला। तो नालियों को साफ करने में काम आता है, साथ में कपड़ों को साफ करने में ये आता है। लॉन्ड्री जो होती है, हमारे कपड़े जो होते हैं उनको साफ करने में, उनको क्लीन करने में ये काम आता है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, वीडियो हम बहुत जल्दी जल्दी बना रहे हैं तो थोड़ी बहुत जबान हमारी फिसल सकती है, इधर उधर जा सकते हैं, तो आप लोग सभी समझदार हैं,
तो इतना छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप लोग ध्यान मत देना, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। आप लोगों को हम बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पर आप लोग ध्यान दे सकते हो। आप जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो अच्छे से। बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो होती है वो हमसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है बोलने में, क्योंकि बहुत देर तक बोलना पड़ता है यार वीडियो बनाते बनाते। अब 20 मिनट हो चुकी है हमें बनाते बनाते वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज कॉल्ड कलर डिस्पर्जन एक्सप्लेन विद डायग्राम। व्हाट इज कॉल्ड कलर डिस्पर्जन एक्सप्लेन विद डायग्राम, ये हम लोग देखने वाले हैं। पेज नंबर 79 से स्टार्ट हो रहा है इसका चैप्टर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने इसको पढ़ा होगा पहले भी, और बिना मेरी हेल्प के भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है, इतना इजी क्वेश्चन है। अच्छा, हम लोग गलत चैप्टर में घुस गए क्या? हम लोग गलत चैप्टर में घुस गए थे। आ जाते हैं वापस हमारे चैप्टर के ऊपर। 79 सही है, 79 से स्टार्ट हो रहा है ये। फिर कहाँ पे चला गया क्वेश्चन हमारा डिस्पर्जन वाला, देख लेते हैं जरा। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट का तितर बितर हो जाना, वो क्वेश्चन हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, पेज नंबर क्या डले हुए यहाँ पर? 79 डला हुआ है, और शायद यहाँ पर नहीं हो तो फिर कहाँ पे होगा ये क्वेश्चन? अच्छा यहाँ पर था, अच्छा लाइट वाले चैप्टर में था क्या? अच्छा अच्छा, तो इसके ऊपर पेज नंबर हमने गलत डाल दिया था, 93 पेज नंबर पर है ये। तो देखिए, जो हमारी सफेद लाइट होती है उसको जैसे आप लोग प्रिज्म के ऊपर डालते हो तो 7 कलर में टूट जाती है। कौन कौन से? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। ठीक है, ये 7 कलर में हमारी सफेद लाइट क्या हो जाती है? टूट जाती है, या फिर बिखर जाती है, तितर बितर हो जाती है, या फिर डिस्पर्जन हो जाता है। कोई सा भी वर्ड आप लोग यूज कर सकते हो। देखिए, आपने देखे होंगे ना, जैसे इंद्रधनुष होता है उसके 7 कलर होते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से कलर होते हैं? विबग्योर से आप लोग याद कर सकते हो, विबग्योर, विब ग्योर। अब आप लोग उल्टी दिशा में चलना, मतलब सबसे पहले आएगा वॉयलेट, उसके बाद आएगा इंडिगो, उसके बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये आपके 7 कलर होंगे। आप लोग ये डायग्राम जरूर बना के आना, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आप लोग इन्हीं के जो नाम है इसको यहाँ पे और चिपका देना, ठीक है, कि हमारी जो व्हाइट लाइट है वो 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और आप लोग डेफिनेशन याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं कि व्हेन अ व्हाइट लाइट रे इज मेड टू पास थ्रू अ प्रिज्म देन बैंड ऑफ 7 कलर्स इज ऑब्टेन्ड। हमारे पास 7 कलर के एक बैंड ऑब्टेंड होता है। क्या ऑब्टेंड होता है? 7 कलर का एक बैंड ऑब्टेंड होता है। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या है? प्रिज्म है, प्रिज्म। ओके, चलिए, तो ये चीज हो गई। आगे बढ़े, हो जाएगा ना, बहुत इजी है ना ये, तो कर लोगे। कलर डिस्पर्जन हो गया। वाई डज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई appears blue? Why does color of clear sky appears blue? पेज नंबर इसी पेज में होगा, इसी में होगा, इसी चैप्टर में होगा। 2023 में क्वेश्चन आया था, और इजी क्वेश्चन है ये भी। अभी आपको समझा देंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है। ये रहा क्वेश्चन। आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमें आसमान जो होता है वो क्लियर कैसे दिखाई देता है, ठीक है। हमारा जो आसमान है वो हमें क्लियर कैसे दिखाई देता है? वाई डज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू? हमें जो आसमान, जो क्लियर आकाश है, हमारा आसमान है, वो क्लियर दिखता है, साथ में वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। वेरी सॉरी, बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। वाई डज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू? तो आपको ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है? ठीक है, हमारा आसमान जो है वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर जो है वो है द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एंड अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर स्केटर द ब्लू कलर ऑफ लाइट एट मैक्सिमम एक्सटेंट। दिस इज स्केटर्ड ब्लू कलर फॉल इन आवर आईज ड्यू टू विच द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू। मतलब क्या हुआ? अभी आपने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन देखा था जिसमें हमारे पास जो प्रिज्म था, प्रिज्म की हेल्प से हमारा जो व्हाइट लाइट थी, सफेद कलर था, वो कितने में टूट गया था? वो 7 कलरों में टूट गया था। जिसमें सबसे पहले हमने क्या बताया था? वी। वी मतलब वॉयलेट। वॉयलेट एक तरीके से क्या कलर होता है? ब्लू कलर होता है वॉयलेट, लेकिन पूरा ब्लू नहीं होता है, वो वॉयलेट कलर होता है, ठीक है। तो वॉयलेट कलर, या फिर हम लोग थोड़ी सी देर के लिए ब्लू बोल देते हैं। तो ब्लू कलर जो होता है वो ऐसा है कि बहुत जल्दी तितर बितर हो जाता है, बहुत जल्दी डिस्पर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्पर्स हो जाता है।
डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले जल्दी कौन होगा, वॉयलेट कलर या फिर ब्लू कलर डिस्पर्स होगा। तो भैया होता क्या है कि हमारा जो आसमान है या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो इन्वायरमेंट है, वहां पर छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अभी भी हमारे आसपास बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन हमको दिख नहीं रहे हैं वो लोग, वो दिखते नहीं है। जैसे धूल मिट्टी होती है ना, हमारे साथ आसपास इतनी धूल मिट्टी है कि हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही वॉयलाइट वॉयलेट जो हमारा लाइट आती है, सूरज की तरफ से जो लाइट आती है, वो जब यहाँ से इनसे टकराती है, ठीक है, तो टकराने से क्या होता है, तितर बितर हो जाती है, ये इधर उधर डिस्पर्स हो जाती है। क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। तो ज्यादातर फैलेगी, तो पूरे आसमान में क्या फैली हुई नजर आती है हमें, हमें ब्लू लाइट फैली हुई नजर आती है। ठीक है, तो बस यही रीजन है, यही रीजन है कि ब्लू लाइट हमें दिखती है, क्योंकि ये जो ब्लू लाइट है वो इजीली डिस्पर्स हो जाती है, इजीली डिस्पर्स हो जाती है। और साथ में क्या होता है, डिस्पर्स होने के बाद एटम से टकराती है, तो इसलिए डिस्पर्स हो जाती है और सभी जगह पर वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। आया समझ में आप सभी को, ये है। सो एक काम करते हैं, इसमें पॉइंट्स लिख देते हैं, आप लोग इजी इजी तरीके से पॉइंट बना बना के भी याद कर सकते हो। चलो लिखते नहीं यार, समझ गए होंगे, क्योंकि जगह तो है ही नहीं यहाँ पे, क्या लिखेंगे। ओके, एक काम और कर सकते हैं, इसको थोड़ा जूम, इसको इस तरीके से जूम आउट कर देते हैं। हम यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं, ये सेव नहीं होगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले क्या लिखोगे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, किसके, गैस के, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ओके, ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एंड अदर पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, एटमॉस एटमॉस्फेयर में। क्या करते हैं, ये स्कैटर कर देते हैं। क्या करते हैं, स्कैटर, स्कैटर मतलब फैलाना। स्कैटर किसको फैला देते हैं, ये स्कैटर द ब्लू लाइट, ब्लू कलर या फिर ब्लू लाइट जो बोलना चाहो वो लिख सकते हो। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो मैक्सिमम, एट मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा किसको फैलाते हैं, ब्लू कलर को फैलाते हैं। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, ब्लू कलर को फैलाने से, इस वजह से जो हमारा आकाश है, द कलर ऑफ स्काई अपियर्स ब्लू, इस वजह से जो हमारा स्काई का कलर है वो हमें कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। और ये हमारी आंखों से हमें ब्लू दिखता है। ठीक है, ऐसा आप लोग लिख सकते हो, दिस स्कैटर ब्लू कलर फॉल इन आवर आइज। और जब ये ब्लू कलर हमारी आंख पे गिरता है, हमारी आंख पे दिखता है, ड्यू टू विच द कलर ऑफ स्काई अपियर्स ब्लू, और इस वजह से हमें क्या दिखाई देता है, अपियर होता है मतलब दिखाई देता है, अपियर मतलब दिखाई देना, दिखाई देना। तो हमें कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सो इस तरीके से आप लोग इस आंसर को याद कर सकते हो। आगे बढ़े, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, राइट एनी थ्री फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। क्या समझे आप लोग, राइट एनी थ्री फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, हमारा दिमाग जो है उसके तीन फंक्शन आपको लिखने हैं। तो पहला फंक्शन हो गया थिंकिंग, सोचने में काम आता है भैया। मेमोरी, याद करने में काम आता है। कंट्रोल, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। थिंकिंग, मेमोरी और कंट्रोल। थिंकिंग कैसे करेगा, द ब्रेन हेल्प अस थिंकिंग एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। ब्रेन जो है भैया, फिर भी समझाएंगे हम, तो हमारा तो काम है समझाने का, बस बोलने का काम था, बोल दिया, लेकिन समझाएंगे तो सही। थिंकिंग मतलब होता है सोचना। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है वो सोचने में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। मेमोरी, इट रिमेंबर्स इंपॉर्टेंट स्टफ्स। मेमोरी मतलब याद करना। मेमोरी से कैसे याद करोगे, याद करना, मेमोराइज करने में काम आता है। उसके बाद कंट्रोल, इट टेल आवर बॉडी, हमारी बॉडी से ये कहता है कि व्हाट टू डू, लाइक मूविंग और लाफिंग, मतलब हमारे बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है। आप इसको और सिंपल करना चाहो तो कर सकते हो, इट कंट्रोल आवर बॉडी, इट कंट्रोल आवर कंप्लीट बॉडी या फिर आवर होल बॉडी। इट टेल आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी से कहता है कि व्हाट टू डू, क्या करना है, और क्या चीज़ें मूव करनी है, या फिर हंसना है, क्या करना है, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, हमारा माइंड कंट्रोल करता है। सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। Write name of three endocrine gland found in human and also write its secreting hormone name। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ये पेज नंबर 64 पे हमें मिलेगा। मतलब 64 पे नहीं मिलेगा, 64 पेज से स्टार्ट होगा चैप्टर। ऐसा है, हमने इस तरीके से हमने नेमिंग करी हुई है। 64 पे, अच्छा 64 पे डायरेक्ट मिल जाएगा, ये डायरेक्ट मिल जाएगा 64 पे, मिल जाना चाहिए था, मिला क्यों नहीं। क्वेश्चन क्या है एक बार वो देख लेते हैं। राइट द नेम ऑफ थ्री इंडोसरीन ग्लैंड्स। ओके, हाँ हाँ हाँ, अच्छा पेज नंबर हम यहाँ पे देख रहे थे।
और 64 पे है, मतलब इसके नीचे है 64। ये है 64, ये 64, तो 63 था, हम यहाँ पर देख रहे थे ऊपर। ये रहा, ठीक है। तो ये रहा, राइट नेम एंड हार्मोन सिक्रेटेड या फिर सेक्रेटेड बाय एनी थ्री एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन। तो आपको तीन नाम लिखना है, नेम एंड हार्मोन सिक्रेटेड, और उनके जो हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं बाय एनी थ्री एंडोक्राइन ग्लैंड्स, किसी तीन एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, उनको आपको बताना है। तो आप लोग ये तीन नाम याद कर लेना, ये ग्लैंड के नाम है, और कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, रिलीज करती है, ये इनके नाम है। देखो मतलब ऐसा है कि जो ग्लैंड है, ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन को रिलीज करती है, मतलब किस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, ये कौन करती है, ग्लैंड करती है। ठीक है, हमारे शरीर में अलग अलग ग्लैंड्स पाई जाती है, लेकिन आपको तीन को इसे याद करना है, तो याद कर लेना। पेनक्रीज एक ग्लैंड है, फिर एडर्नल एड्रनल ग्लैंड हो गई हमारी, थायराइड हमारी एक ग्लैंड हो गई, तो इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है पेनक्रीज, और एड्रेनल ग्लैंड किसको रिलीज करती है, एड्रेनालाइन हार्मोन को रिलीज करती है। थायराइड जो ग्लैंड है वो किसको रिलीज करती है, थायरोसाइन हार्मोन को रिलीज करती है। ओके, सो इस तरीके से आप लोग इनको याद कर लेना, हो जाएगा याद, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा, इजी है। अब कौन सा करें, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया, ये हो गया, ऊपर वाला बचा एक क्वेश्चन, तो थोड़ा सा और शांति बनाए रखो आप लोग, हो जाएगा। चलिए, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कॉल्ड, राइट एन एग्जाम्पल। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कॉल्ड, राइट एन एग्जाम्पल। पेज नंबर 19 पे आपको ये मिल जाएगा, पेज नंबर 19 पे हमको मिल जाना चाहिए ये वाला आंसर, मतलब पेज नंबर 19 से मिलेगा नहीं, फिर हम लोग गलत बोल रहे हैं। पेज नंबर 19 से तो हमारा ये चालू होगा चैप्टर, मतलब लगभग उस पेज के आसपास मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है। कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, राइट प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, पीपीटी रिएक्शन आपको लिखनी है, पीपीटी रिएक्शन। पीपीटी रिएक्शन कहाँ गई, अच्छा कोरोजन भी आया था, देख लेते हैं यहाँ पर होगी। एक तो ये क्वेश्चन भी आपको करवाना है, ठीक है, 2023 में आया था, लेकिन उससे पहले हम लोग पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हाई डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है ये आपको समझाना है। अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड नॉन एज प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है यार, ये कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास क्या मिलता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड मिलता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड हमें मिलता है। इनसॉल्युबल मतलब जो अनघुलनशील हो, जो घुलनशील नहीं हो। जैसे आप लोग क्या देखते हो, एक बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं, इसको आप लोग ऐसा मत सोचना कि ये एग्जांपल इसका है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास बालू रेत है, रेत नहीं ले लेते हम लोग, क्या ले लेते हैं, चौक है हमारे पास, ठीक है, चौक तो पूरा घुल जाएगा, लेकिन मान लो इसमें थोड़े बहुत कंकर पत्थर आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, कंकर पत्थर आ चुके हैं, छोटे छोटे हल्के हल्के। अब इस चौक को अगर आप लोग पानी में डालोगे तो क्या होगा, चौक जो है वो घुलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो कंकर पत्थर है वो नीचे बैठ जाएंगे, मतलब नीचे वो बैठ जाएंगे और सॉलिड बन जाएंगे एक तरीके से। सॉलिड, सॉलिड तो है ही सही वैसे, लेकिन सॉलिड जो है हमारा वो इनसॉल्युबल है, मतलब ये जो रहेंगे ये पानी में नहीं घुलेंगे। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास क्या मिलता है, हमें इनसॉल्युबल सॉलिड मिलता है, या फिर उसमें इनसॉल्युबल सॉलिड होता ही होता है, फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कैसे याद करोगे, आ रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड हमें मिलता है। आई बात समझ में, इज नॉन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आप लोग ये मत सोचना कि सिर्फ हमें यही मिलेगा, ये तो मिलेगा, साथ साथ दूसरा जो हमारा मेन कंपाउंड है वो भी मिलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल एक और देते हैं आपको, चाय का। चाय बनाते हैं, तो हमको क्या पता है, चाय है जो चाय पत्ती डालनी पड़ती है, चाय पत्ती का जो कुछ कुछ जो हमारा जो चाय पत्ती जब पानी में घुलती है तो कुछ अमाउंट तो घुल जाता है, लेकिन बहुत सारा अमाउंट ऐसा होता है जो नहीं घुलता है, जो घुलनशील नहीं होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये तो हमारा वेस्ट मटेरियल है, लेकिन वो तो वेस्ट है ही सरी, लेकिन साथ में हमारे पास जो उसका जूस मिला हुआ है, जूस मतलब वही तरीके से चाय जो हमारे पास बनी हुई है वो हमारा मेन कंपाउंड है, लेकिन जो हमारा पास बाई प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब जो हमारा ऐसा कंपाउंड जो काम का नहीं है, लेकिन वो भी साथ में बन तो रहा है। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। आई समझ में,
इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। एग्जाम्पल याद कर लेना, N2SO4 को जब आप लोग BaCl2 से मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको यहां पर देखने को मिलेगा NaCl। देखो, N2SO4 और यहां पर क्या है? BaCl2। तो N2 और Cl2 ये दोनों मिल जाएंगे और ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? NaCl बन जाएगा, नमक बन जाएगा। नमक तो क्या होता है? घुल जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और साथ में हमारे पास क्या मिलेगा? BaSO4 हमारे पास मिलेगा। ये जो BaSO4 है ये व्हाइट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है। व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, प्रिसिपिटेट होता है ये। आप प्रिसिपिटेट को आप लोग पीपीटी भी लिख सकते हो, पीपीटी, प्रिसिपिटेट, वाइट प्रिसिपिटेट। तो ये क्या होता है? वाइट प्रिसिपिटेट होता है। इसको बोलते हैं बेरियम। और ये SO4 लगता है तो सल्फेट बोलते हैं, तो बेरियम सल्फेट इसको बोलते हैं। और ये तो हमारे पास क्या है? नमक है। नमक का फॉर्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो ये तो एक्वस मीडियम में रहेगा। एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ रहेगा, ठीक है। और ये सॉलिड रहेगा। ये क्या रहेगा? सॉलिड रहेगा। आ रही है बात समझ में? एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, मतलब पानी जिसमें हो गई होगा, पानी में अच्छी तरह घुल जाएगा ये। इस तरीके से आप लोग याद कर लेना, सिंपल है ना। पहले दोनों कैसे थे? दोनों के दोनों लिक्विड थे। देखो लिखा ना यहाँ पे, एक्वस, पानी में मिले हुए थे, पानी में दोनों के दोनों एक तरीके से कुछ अमाउंट ऑफ इसमें पानी था, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में नहीं थे। लेकिन जब इनको मिलाया तो हमारे पास एक सॉलिड मिल गया, ये जो कुछ काम का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाई डू वाई डू फिल द बैग ऑफ पोटेटो चिप्स विथ नाइट्रोजन गैस। तो जो पोटेटो चिप्स होती है, पोटेटो के जो बैग्स होते हैं हमारे, पोटेटो बैग्स जो होते हैं, पोटेटो चिप्स बैग जो होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? उसको एक्सप्लेन करो। तो इसका जो आंसर है शायद ऊपर ही लिखा था ना, ये रहा। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका। पोटैटो चिप्स पैक्ड आर फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव गैस विच प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ पोटैटो चिप्स फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कुछ वर्ड है जो आपको यहाँ पर याद करने रहेंगे। पहली बात याद रखना, जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन की कितनी बॉन्ड होती है पता है आपको? नहीं पता? नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड होती है भैया, सॉरी, नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड होती है इस तरीके से। तो आप खुद सोचो यार, जब 3 बॉन्ड तो उसकी पूरी तरीके से फिल हो ही जाती है इस तरीके से। नाइट्रोजन गैस की जो 3 बॉन्ड है ये तो यहाँ से हो ही जाती है। तो अब ये किसी से रिएक्शन क्यों करेगा? मतलब ये रिएक्शन किसी से नहीं करता है। तो आपको ये चीज ध्यान नहीं रखनी है, आपको सिंपल याद रखना है कि जो नाइट्रोजन है, स्पेलिंग गलत लिख दी है, नाइट्रोजन जो है वो आसानी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि ये लेज रिएक्टिव है। कैसा है ये? लेज रिएक्टिव लिख देते हैं यहाँ पर, लेज रिएक्टिव है। लेज रिएक्टिव है, आसानी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। जैसे यहाँ पर Cl2 लिखा है, यहाँ पर आप N2 नहीं लिख सकते क्योंकि N2 इससे रिएक्शन नहीं करेगा। आ रही समझ में? इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो पोटेटो चिप्स जो होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं और अच्छे से फिर पैक कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी क्या बोलते हैं हम लोग इसे, चिप्स जो होती है वो खराब नहीं होती है। रेंसिडिटी वहां पर नहीं आती है। क्या नहीं आती है? रेंसिडिटी नहीं आती है। क्या नहीं आती है? रेंसिडिटी, मतलब खराब नहीं होती है। और हमारा जो पोटैटो चिप्स है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चल जाता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम का बन जाता है। ऐसा तो नहीं है कि यार जो पैकेट चिप्स का है उसको 2 दिन बाद ही खाना है। कंपनी जो होती है वो चाहती है कि सालों साल उनका 1-2 साल तो चले कम से कम। इस तरीके से उनकी प्लानिंग होती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। बट आप लोग समझ गए होंगे कि पैकेट्स जो होते हैं उनको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलाने के लिए उनमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। आ गया समझ में? एग्जाम्पल कैसे बोलोगे आप लोग? नाइट्रोजन गैस इज लेस रिएक्टिव, नाइट्रोजन गैस इज, देखो बहुत सारी चीजें तो क्वेश्चन में मिल जाती है। पोटैटो चिप्स पैकेट फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस, यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करो, बिकॉज लिखो क्योंकि नाइट्रोजन गैस इज लेस रिएक्टिव, नाइट्रोजन गैस इज लेस रिएक्टिव, इस तरीके से बता देना। तो इस तरीके से हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सबसे इंपॉर्टेंट वो आपको करवा दिए। आई बात समझ में? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 2022 का पेपर, 2022 का पेपर। तो 2022 के लिए भी आप लोग तैयार रहें। 2022 का पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो ये रहेगा।